नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है 13 अक्टूबर और आज के एसएससी सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछे गए, बिल्कुल 100% रियल प्रश्नों का फुल एनालिसिस किया जाएगा। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि आज के पेपर का लेवल कैसा था, कौन कौन से प्रश्न और कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है। ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी से आपको एक दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएंगे, इन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाकी आपका मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आ रहे हैं। अगर जीके एंड करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स में अगर बताएं आपको, तो करंट अफेयर्स वही आपको 2019 का और मार्च 2020 के पहले का पढ़ लेना है। बस यहीं से आपको करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। जीके थोड़ा सा इस शिफ्ट में टफ देखने को मिला था। जीके आपका ओल्ड भी आ रहा है, थोड़ा सा डीपली जीके यहां पर पूछा जा रहा है। तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। अगर बात की जाए यहां पर रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग आपका बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है। सिर्फ एक दो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहां पर रीजनिंग आपके लिए पूछा जा रहा है। अगर वहीं हम बात करें चौथे सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सिर्फ एक दो चीजें यहां पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आपका इंग्लिश पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मीनिंग्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा यहां पर, क्योंकि दोस्तों सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो चीजें हैं ये आपको जरूर यहां पर पूछी जा रही हैं। तो इन्हें आप एक बार ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। अब जरा यहां पर हम बात करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहां पर आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए यहां पर वही प्रश्न आपको दिखाए जाते हैं जो बच्चों की तरफ से ये कहकर भेजे जाते हैं कि ये प्रश्न आज के एग्जाम में आए हुए थे। हो सकता है कि एक दो प्रश्न गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में आगे चल के काम जरूर देंगे। देखिए एक प्रश्न भेजा गया कि टू स्टेट्स के लेखक कौन है, तो इसका जो सही उत्तर था वह था चेतन भगत। तैयार कर लीजिए, ऐसे प्रश्न पुस्तक से जुड़े हुए आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि किस राज्य में हाल ही में 12 दिवसीय नदी उत्सव ब्रह्मपुत्र पुष्करण उत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर था वह था असम। तैयार कर लीजिए, असम यहां पर जो था वो बिल्कुल राइट आंसर था इसका। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर है 1936 ईस्वी में। आपको बता दें कि सन से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, वर्ष से जुड़े हुए प्रश्न। इसके अलावा जो सभाएं होती हैं या फिर किसानों से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है किसानों को लेकर। तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कहां पर स्थित है। इसका उत्तर है बेंगलुरु। जैसे कि आपको बता दें कि जो सेंटर्स वगैरह होते हैं कहां पर स्थित है, बड़े बड़े नेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, तो ऐसे प्रश्न तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न भी आपको सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर है स्पीकर। एक बात आपको बता दें कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, आपका संविधान हो गया, हम आपको लगातार यहां पर बात कर रहे हैं कि 100% आपको यहां पर दो तीन क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उत्तर है स्पीकर। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न एक मैथ से पूछा गया है। ए ने दो किताबें क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए में खरीदे तथा क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेच दिए, तो उसका समग्र लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ है। यानी कोई एक है, उसने दो किताबें खरीदी हैं, पहली किताब 200 रुपए में खरीदी, दूसरी किताब 300 रुपए में खरीदी है। इसके बाद जो उसने 200 रुपए वाली किताब है उस पर 5% के लाभ से बेचा है, 300 रुपए वाली किताब को 10% के लाभ पर बेच दिया है। तो यह बताना है कि उसे टोटल कितना लाभ हुआ है। अभी यहां पर अलग अलग लाभ परसेंट दिया जाए तो टोटल लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनका सबका परसेंट निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले 200 रुपए का 5% कितना होगा, तो दोस्तों 200 रुपए का 5% होगा 10 रुपए। ठीक है, सबसे पहले तो इनको आप प्लस कर लीजिएगा। टोटल कितने रुपए में किताबें खरीदी गई हैं, तो 200 रुपए और 300 रुपए, टोटल 500 रुपए की यहां पर किताबें खरीदी गई हैं। अब यहां पर देखिए पहले 200 रुपए का 5% निकाला तो 10 रुपए आ गया। अब इसके साथ में यहां पर 300 रुपए का जब 10% निकालोगे, क्योंकि 10% के लाभ पर बेची गई है, तो इसका आ जाएगा 30 रुपए।
ठीक है, 30 रुपए यहां पर आ गया। अब 10 रुपए का लाभ पहली पुस्तक पे हुआ है और दूसरी पुस्तक पर 30 रुपए का लाभ हुआ है। टोटल लाभ कितना हो गया? 10 और 30 40 रुपए का लाभ हो गया है। अब आपको यहां पर दो चीज मिल गई, एक तो आपका यहां पर क्रय मूल्य मिल गया, ठीक है, यानी कि सीपी मिल गया। इसके बाद दूसरा यहां पर आपको क्या मिल गया? यहां पर आपको मिल गया लाभ मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए यहां पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि फॉर्मूला होता है लाभ। देखिए दोस्तों, लाभ कितना हुआ है आपको? 40 रुपए का बटे सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है इनका? तो 500 रुपए था इनका। अब मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट निकालना है लाभ में, तो मल्टीप्लाई 100 कर देना है। अब ये इसको काट लेना है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि दोस्तों 8% जो है वही। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो एक प्रश्न यहां पर रीजनिंग से भेजा गया, जिसमें आपको लिखा था कि एक कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा प्रश्न जो भेजा गया उसमें थोड़ा सा गलती समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर 6 वर्ड दिए जा रहे हैं और यहां पर केवल 5 ही वर्ड हैं। एक वर्ड कोई मिसिंग है, या तो इसमें एक वर्ड ज्यादा आ गया है, लेकिन ये प्रश्न सही हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बच्चों ने बताया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है CRFKF, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया। यहां पर था कि 1060 प्लस 1030 1/1 माइनस 1060 इंटू 1030। तो इसका हमें सही उत्तर बताना था। तो देखिए अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यह एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको बता दें कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप इसे, कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला बन रहा है। अब a आपका हो गया 60 और b हो गया आपका 30, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1060 प्लस 30, ठीक है, कितना हो गया? 1090 बन गया। अब अगर आप 1090 की वैल्यू को देखोगे तो 1090 की वैल्यू होती है नेगलेट, यानी कि नेगलेट का आपको कुछ ऐसा साइन मिलता है। तो देख लीजिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बिल्कुल नेगलेट, ठीक है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और ऐसे फॉर्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई। इसका जो सही उत्तर था वह था असम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए आई हेल्प की शुरुआत की गई थी, यह एक पहल थी, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, असम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि यदि x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस k x प्लस 1 से विभाजित होता है तो k का मान बताना है। k मतलब इस k का मान बताना है, जो ये k यहां पर दिया जा रहा है, इस k की वैल्यू पूछी गई। तो देखिए इसको सॉल्व करने के वैसे दो तरीके हैं। एक तो आप भाग तरीके से बना सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे ऐसे करते हैं x प्लस 1 और ऐसे करके इस वाली वैल्यू को यहां लिख देते हैं, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका और शॉर्टकट फॉर्म बता देते हैं कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो जब x प्लस 1 से विभाजित है तो आंसर आएगा 0, तो x बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जहां पर इसमें x मिल रहा है उस x की जगह पर आपको 1 की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब यहां पर देखना है, ऐसे लिखा है x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस k और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित है तो इसका जो शेषफल होगा वह 0 आएगा। अब x³ मतलब क्या होगा? -1 का क्यूब, क्योंकि x के ऊपर हम -1 रखते हैं, प्लस 2 और इधर माइनस का 1 करके स्क्वायर कर दिया, -5 प्लस ये माइनस का 1 हो गया और प्लस का k हो गया, ठीक है। अब -1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? तो ये तो आ गया माइनस का 1, क्योंकि -1 का क्यूब जो इसके ऊपर घात लगी हुई है वह 135 के फॉर्म में लगी हुई है। इसके बाद 1 का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 दूनी 2 हो जाता है, तो प्लस का ये 2 हो गया, माइनस। अब अगर इसका सॉल्व करें इसको तो 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 हो गया और प्लस का यहां पर k इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम्स हो रहा है यहां पर। अब इसको जरा देखिएगा, तो 2 में से 1 चला गया, ये तो कितना 1 बचा, ठीक है, 1 बचा यहां पर। अब 5 और यहां पर 1 बचा, तो 5 और 1 6, यानी कि हमारा यहां पर बन रहा है लगभग 6 प्लस k बन गया इज इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 6। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है आपका माइनस का 6। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसका माइनस का 6 उसका उत्तर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि a माइनस बी बराबर 2, ab बराबर 8, तो a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल यहां पर जो सवाल है पूछा गया, और यह सवाल काफी बार पूछा भी जा रहा है लगातार, इसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए अगर आपको पता होगा तो एक फॉर्मूला सीधा आपको पुट कर देना है और बस सीधा आपका a³ माइनस b³ का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आपको बता दें कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है
a माइनस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आपका फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद आपका माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो जब इसको आप इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर करोगे और उस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर करोगे माइनस कॉमन लेकर, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और इधर आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी बराबर के इधर, ठीक है। यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab और माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है, यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। a माइनस बी की जगह पर क्या है, यहां पर हो गया 2, ठीक है, तो यहां पर 2 का क्यूब, सॉरी एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं यहां पर, तो यहां पर हो गया 2 का क्यूब, ओके, प्लस 3 और ए बी की जगह पर क्या रखा है, यहां पर 8 रख दिया। इसके बाद में फिर इंटू लग जाएगा क्योंकि a माइनस बी, तो यहां पर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करना है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया ये, प्लस 8 का 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 48 हो गया। अब 48 और 8 कितना आंसर निकल के आ गया, 56। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका 56, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर एक प्रश्न पूछा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर है 19 दिसंबर 1966 को। तैयार कर लीजिए, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि एडीबी का मुख्यालय कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कि एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, तो इससे आप देख लीजिए, ये भी सही उत्तर बिल्कुल है इसका, पंचायती राज व्यवस्था इसका करेक्ट उत्तर होगा। संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद से जुड़े हुए। अगला दोस्तों यहां पर एक सिनोनिम्स पूछा गया आउटरेज का। तो देखिए आउटरेज का जो सिनोनिम्स यहां पर उसका सही उत्तर था वह था ह्यूमिलिएट। तो ह्यूमिलिएट जो इसका है वह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक सिनोनिम्स और पूछा गया एडमिरेबल का। तो एडमिरेबल का जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से शायद एक ऑप्शन था लाउडेबल, ठीक है, तो जो सिनोनिम्स होगा एडमिरेबल का वह होगा लाउडेबल, ठीक है, तो यह बिल्कुल इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों एक यहां पर एक एंटोनिम्स पूछा गया यानी कि विलोम पूछा गया डिटर्मिनेट का। तो डिटर्मिनेट का यहां पर दोस्तों जो एंटोनिम्स है वह है कंडीशनल। जो ऑप्शन में था देख लीजिएगा, ऑप्शन में अगर आपको कंडीशनल यहां पर होगा तो बिल्कुल यही बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहां पर एक एंटोनिम्स और पूछा गया डिफेम का। तो डिफेम का जो एंटोनिम्स होता है वह होता है एक्साल्ट। जो ऑप्शन था उसमें एक्साल्ट था, तो एक्साल्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहां पर दोस्तों एक प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया, यानी कि देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न है कि ए बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंडराइटिंग फॉर्म ए कॉल्ड, यानी कि एक ऐसी बुक है जिसको ओरिजिनल हैंडराइटिंग में लिखा गया है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होता है वह है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि दिवस से जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम में। एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो आपको डेज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पर दिखाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ठीक है, तैयार कर लीजिए, 29 जुलाई को मनाया जाता है। कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब से मनाया जाता है। तो देखिए 2010 से सबसे पहले से मनाया गया था, 29 जुलाई 2010 में सबसे पहले से मनाया गया था। इसके बाद प्रत्येक साल 29 जुलाई को इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हमें इतने ही फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न मिल पाए हैं, जैसे और प्रश्न आएंगे हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल रियल प्रश्न है यहाँ पर ये। अगर यहाँ पर कोई आपको दुविधा लगती है, जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप सभी तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।